पिछले अंक में हम लोगों ने नवउदारवाद के कुछ पक्षों के ऊपर विचार किया। उसके पहले जो उदारवादी विचारधारा है उस पर भी हम लोग विचार कर चुके हैं, और आज उदारवादी विचारधारा की एक समीक्षा को हम लोग देखेंगे कि इसको समालोचनात्मक दृष्टि से कैसे देखा जाए। उदारवाद के विषय में विद्वानों का ये मानना है कि ये कोई एक यूनिफाइड डॉक्ट्रिन नहीं है, और उसका कारण ये है कि इसका कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो कि लिबरलिज़म का ऑरिजिनेटर हो, जैसे कि मार्क्सिज़म के साथ है कि मार्क्स उसका ऑरिजिनेटर है। तो लिबरलिज़म के विषय में ये नहीं कहा जा सकता, और बहुत सारे विचारकों ने इसकी उत्पत्ति और इसके विकास में योगदान दिया है। उनकी सबकी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि रही है, अपने दौर के प्रभाव रहे हैं, अपने दौर के प्रवाह रहे हैं। तो जिन सब के संदर्भ में उनका जो उदारवादी दर्शन है वो विकसित हुआ। यानी हर उदारवादी चिंतक पर उसके अपने काल की जो छाप है, जो उसकी स्टैम्प है, वो हमें दिखाई पड़ती है। तो इसलिए वो कोई एक यूनिफाइड डॉक्ट्रिन नहीं है। लेकिन अब यही उसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है, सबसे बड़ी उसकी कमज़ोरी भी है, क्योंकि जो उदारवाद के अंदर जो बहस हुई हैं या जो समालोचनाएं हुई हैं, वही सबसे पहली समीक्षा या समालोचना उदारवाद की मानी जा सकती है। जो इंट्रा लिबरल डिबेट्स या जो इंट्रा लिबरल क्रिटिसिज्म्स हुई हैं, पहली चीज़ तो वही है, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लिबरलिज़म के, चाहे वो व्यक्ति की अवधारणा हो, चाहे वो अधिकार का प्रश्न हो, चाहे वो स्वतंत्रता की अवधारणा हो, चाहे राज्य के कार्यक्षेत्र का प्रश्न हो, इन सभी मूल धारणाओं को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर से व्यक्ति की सम्यक धारणा क्या बनेगी, इसको लेकर जो दृष्टिकोण लॉक का है वो दृष्टिकोण ग्रीन का नहीं है। अधिकार के प्रश्न पर जो दृष्टिकोण क्लासिकल लिबरलिज़म में हमें दिखाई पड़ता है, वो दृष्टिकोण हमें पॉजिटिव लिबरलिज़म में नहीं दिखाई पड़ता। राज्य के कार्यक्षेत्र को लेकर भी मतांतर है। तो कहने का आशय ये है कि जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं उदारवादी विचारधारा के, उनके ऊपर पिछले 2-2.5 वर्षों में उदारवादी जो फ्रेमवर्क है उसी के अंदर काफ़ी मतांतर रहे हैं, काफ़ी खंडन मंडन हुआ है। तो एक तो ये है कि एक जो इंटरनल क्रिटिक है लिबरलिज़म की, वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसके अलावा और इसी इंटरनल क्रिटिक से लिबरलिज़म के अंदर मुख्य रूप से 2 धाराएं पैदा हुई। एक तो कंजर्वेटिज़म की यानी अनुदारवाद की, और दूसरी ये 20वीं शताब्दी में कम्युनिटेरियनिज़म की यानी समुदायवाद की। ये दोनों विचारधाराएं उदारवाद की मूलभूत मान्यताओं से असहमति की उपज हैं, उसके परिणाम। और ये जो लिबरल प्रिंसिपल्स हैं उनको अपने तरीके से दोनों विचारधाराएं क्रिटिसाइज़ करती हैं, दोनों में काफ़ी साम्यता भी है। तो एक पक्ष तो ये है, और उसके बाद फिर बाहर के लोगों ने भी लिबरलिज़म को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, और मार्क्स और मार्क्सवादी चिंतन तो उदारवाद के विरुद्ध ही प्रतिक्रिया थी। जितना भी सोशलिस्ट थिंकिंग है, जितना भी सोशलिस्ट थॉट है, वो तो लिबरलिज़म की ही क्रिटिक है।
मार्क्स ने उसको बहुत ही वेहेमेंटली, बड़े तीव्रता से उसको क्रिटिसाइज़ किया। जो कैपिटलिज़म है, जो कि उदारवाद का आर्थिक पक्ष है, उस कैपिटलिज़म की मार्क्स ने बड़ी कटु आलोचना की। एक कैपिटल सोसाइटी की क्या कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, क्या डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे ये कैपिटल सोसाइटी डीह्यूमनाइज करती है, इन सब पक्षों पर हम लोग पहले विचार कर भी चुके हैं। तो इसलिए जो मार्क्सिस्ट हैं वे सभी लिबरलिज़म के बड़े स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हैं। ख़ास तौर से जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए जो विचारक हैं वो विकसित पूंजीवाद, विकसित उदारवाद के कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सपोज करते हैं। मार्क्स ने अगर 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद को एक्सपोज किया तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय ने 20वीं शताब्दी का जो लेट कैपिटलिज़म है या जो एडवांस्ड कैपिटलिज़म है उसको एक्सपोज किया। इसको भी हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग विचार कर चुके हैं। तो इसलिए जो मार्क्सिस्ट हैं वे भी लिबरलिज़म की क्रिटिक हैं। तो इसके अलावा भी जो लोग यूरोप में क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ या क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ से जुड़े रहे हैं, ख़ास तौर से जो लोग कैथोलिक ईसाईयत को मानते रहे हैं, वे भी उदारवाद को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, पूरी तरह से टोटली रिजेक्ट करते हैं और ये मानते हैं कि जो लिबरलिज़म है वो कुछ नहीं है, केवल क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स का, क्रिश्चियन वैल्यूज़ को ओवरटर्न करके एक नया सिद्धांत गढ़ने का प्रयास करता है। ऐसा उनका मानना है कि जो लिबरलिज़म है इस merely tries to overturn the fundamental values of Christianity, कि जो क्रिश्चियनिटी की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनका विकृत रूप हमें उदारवाद में दिखाई पड़ता है। ऐसा जो यूरोप के कैथोलिक पॉलिटिकल थिंकर्स या जो कैथोलिक सोशल थिंकर्स हैं उनका मानना है। तो ये सब फ्रेमवर्क है, ये सब संदर्भ है जिसको कि ध्यान में रख के, और आजकल जबकि हम लोग 20वीं शताब्दी में हैं तो एक नया शब्द ही आ गया है, पोस्ट लिबरलिज़म, उत्तर उदारवाद। क्योंकि जो इनलाइटनमेंट फ़िलॉसफी 18वीं शताब्दी की है और जो कि एक प्रकार से उदारवाद का इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, तो वो इनलाइटनमेंट की फ़िलॉसफी और इसलिए उससे उपजी जो लिबरल आउटलुक है, जो लिबरल वर्ल्ड व्यू है, वो आजकल उत्तर आधुनिक काल में उसकी बड़ी गहरी समीक्षा समालोचना हो रही है और इसलिए एक नया शब्द ही आ गया है, पोस्ट लिबरलिज़म या उत्तर उदारवाद। तो उदारवाद का जो विचार यात्रा है वो बहुत उतार चढ़ावों से गुजरी है। उनके अंदर भी उनके समीक्षक हुए और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो क्लासिकल लिबरलिज़म है उस क्लासिकल लिबरलिज़म को जो पॉजिटिव लिबरलिज़म है वो बहुत रिवाइज़ करने का काम करता है, संशोधित करने का काम करता है। तो उनके अंदर भी समीक्षाएं बराबर होती रहीं पिछले 2-2.5 से 300 वर्षों की विचार यात्रा में, और बाहर से भी उनकी समीक्षा समालोचना होती रही है। और इसलिए जितना साहित्य मार्क्सवाद की समीक्षा और समालोचना का उपलब्ध है उतना ही साहित्य उदारवाद की समीक्षा और समालोचना का उपलब्ध है, जो कि बहुत विपुल मात्रा में है। इसलिए उदारवादी विचारधारा के आगे भी उतने ही बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं जितने बड़े प्रश्न चिन्ह मार्क्सवाद के आगे लगे। इसलिए एक चीज़ हम लोगों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिन दोनों विचारधाराओं के आधार पर पिछले 2-2.5 वर्षों की
2-2.5 वर्षों का दर्शन निर्मित हुआ है, वो दोनों विचारधाराएं अत्यंत दुर्बल प्रमाणित हुई। वे प्रचलन में रही हैं और वे अपने अंदर संशोधन करके, अपने अंदर सुधार करके उन्होंने जीवित रहने का निरंतर प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास कोई ज़्यादा सफल रहा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिबरलिज़म को इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी और प्रैग्मेटिक लेवल पर भी बड़े बड़े चैलेंजेस बराबर मिलते रहे और लिबरलिज़म के पास उनका कोई समाधान नहीं। अब प्रश्न उठता है कि समाधान क्यों नहीं है? फंडामेंटल डिफेक्ट क्या है लिबरलिज़म का? जो फंडामेंटल डिफेक्ट है वो वही है जो कि मार्क्सिज्म का है। वस्तुतः दोनों ही विचारधाराएं भौतिकवादी जीवन दृष्टि के दो अलग अलग वक्तव्य हैं। मार्क्सिज्म भी एक मेटलिस्ट वर्ल्ड व्यू है और लिबरलिज्म भी एक मेटलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, और इसलिए 20वीं शताब्दी के बहुत सारे विचारकों ने ये माना कि दोनों में कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों में मौलिक रूप से कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जिस भौतिकवादी जीवन दृष्टि पर, जिस मेटलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी पर दोनों विचारधाराएं आधारित हैं, वो मेटलिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ही आधी अधूरी और बहुत ही भ्रामक विचार दृष्टि है, और इसलिए उससे मनुष्य के या समाज के कल्याण की परिकल्पना करना ही बेमानी है। और इस चीज़ को हम बराबर घटित होते हुए देख रहे हैं कि एक संकट के बाद दूसरे संकट कभी समाज के क्षेत्र में, कभी राजनीति के क्षेत्र में, कभी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निरंतर पैदा होते रहे हैं पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों के इतिहास में। और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यही है कि इन दोनों विचार दृष्टियों का वो कोई विकल्प तलाश करे। ये उसके सामने इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है। थर्ड वे की तलाश जारी है और वो तलाश अधूरी है, लेकिन ये है कि डिसइंचेंटमेंट, मोहभंग दोनों विचारधाराओं से यूरोप के विचार जगत में हो चुका है। और ये जो उनके यहाँ जो विभिन्न प्रकार की समीक्षाएं आ रही हैं, क्रिटिसिज्म्स आ रही हैं, क्रिटिक्स आ रही हैं, बड़ी फंडामेंटल, उनको पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों विचारधाराओं का बहुत अच्छे तरह से पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन शायद अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा उन्हीं से अपना काम हमें चलाना पड़ रहा है। एशिया के देशों पर भी इस उदारवादी विचारधारा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ उनकी ये विचार दृष्टि भी एशिया के देशों में आई, अफ्रीका के देशों में आई। जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की एक देन है भारत को। हमने अपना जो संविधान बनाया वो भी एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक उदारवादी संविधान है। भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर भी इसी उदारवादी विचारधारा का कहीं प्रकट रूप से, कहीं प्रच्छन्न रूप से बड़ा प्रबल प्रभाव है। और केवल भारत में नहीं, एशिया अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इस लिबरलिज्म का बहुत गहरा प्रभाव है। यूरोप और अमेरिका में तो है ही, लेकिन क्योंकि एशिया अफ्रीका के देश यूरोप के देशों के अधीन रहे, उनके गुलाम रहे, तो इसलिए उनके एम्पायर के साथ उनकी ये आइडियोलॉजी भी आई। और इस आइडियोलॉजी ने हमारे संपूर्ण जीवन को, हमारी राजनीतिक संरचनाओं को, हमारी सामाजिक संरचनाओं को,
हमारी विचार दृष्टि को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। तो ये सब पक्ष हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम उदारवाद की समीक्षा करते हैं। अब जहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इसकी समीक्षा या समालोचना करने का प्रश्न है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली बात तो यही है, जो फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है वो तो यही है कि लिबरलिज़म जो है वो एक मेटलिस्ट वर्ल्ड व्यू को प्रेजेंट करता है, और ये उनकी जो व्यक्ति की अवधारणा है, इंडिविजुअल का जो उनका कॉन्सेप्शन है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति रेशनल होता है, बुद्धिमान होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने रेशनल होने के नाते अपने हित अहित का स्वयं निर्धारण कर सकता है और अपने लक्ष्यों का भी निर्धारण जीवन के कर सकता है। तो ये जो और व्यक्ति अपने में स्वपर्याप्त है, सेल्फ सफिशिएंट है, और इसलिए व्यक्ति से बढ़कर कोई दूसरी सत्ता नहीं होती, और इसलिए इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिटी की जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, जो महत्ता है, वो सबसे अधिक होती है। और जो नॉजिक जैसे विचारक हैं, उन्होंने ये माना कि इंडिविजुअल इज़ इनवायलेबल, कि जो इंडिविजुअलिटी है उसका वायलेशन नहीं हो सकता है, व्यक्ति की इस सैंक्टिटी और डिग्निटी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता किसी भी, क्योंकि वो एकमात्र जो एंटिटी है संसार में वो इंडिविजुअल है, और इस इंडिविजुअल की जो सैंक्टिटी है, डिग्निटी है, उसको वायलेट करने का अधिकार किसी भी संस्था को या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। तो ये जो एब्सोल्यूट वर्थ जो इंडिविजुअल की है, उसको ये प्रतिपादित करने वाली विचारधारा है। अब इस दृष्टिकोण के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। इस दृष्टिकोण से बहुत सारे जटिल प्रश्न पैदा होते हैं, जिनके ऊपर निरंतर विचार होता रहा है। एक तो व्यक्ति अपने में संपूर्ण है, और दूसरा जिसको कहते हैं सेपरेटनेस ऑफ पर्सन्स। हर व्यक्ति अपने में एक पूरा संसार है, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं। इसको लिबरलिज्म में कहा जाता है, ख़ास तौर से जो लिबर्टेरियन वर्ल्ड व्यू है, वो तो इतना हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है कि वो सेपरेटनेस ऑफ पर्सन्स का सिद्धांत मानता है। वैसे तो सभी लिबरल्स मानते हैं कि समाज क्या है, समाज कुछ नहीं है, समाज एक सेकेंडरी चीज़ है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है, रियल चीज़ तो इंडिविजुअल है, असली चीज़ तो व्यक्ति है। समाज तो एक कृत्रिम चीज़ है, गौड़ चीज़ है, और हम लोग सब, हर व्यक्ति अपने में एक संसार है, अपने में एक कानून है, अपने में अपना वो सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, कि सारे अपने जीवन के प्रश्नों का, लक्ष्यों का निर्धारण हर व्यक्ति स्वयं करने में सामर्थ्यवान है ना। तो ये सेल्फ ओनरशिप और सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये इस तरह से वे इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं। सेल्फ ओनरशिप और सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम ही अपने मालिक हैं और हम अपने जीवन के विषय में सारे निर्णय, सारे प्रश्नों का स्वयं निर्धारण करने में सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हम रेशनल हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए हम निर्णय कर सकते हैं। अपने हित के सबसे अच्छे जज हम स्वयं। अब ये जो इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है, यही तो लिबरलिज्म का आधार है, और यही सबसे उनकी बड़ी कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि ये जो एक जिस एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल का उन्होंने चित्र पेश किया है, ऐसा तो मनुष्य होता नहीं व्यवहार में।
एक एब्स्ट्रैक्ट पैराडाइम के आधार पर आपने एक विचार जगत का सृजन तो कर लिया, लेकिन जब आप उस अमूर्त संसार से उतरकर व्यावहारिक जगत में आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो मनुष्य चाहे वो आदर्शवादी विचारक हों पश्चिमी चिंतन में, चाहे समुदायवादी विचारक हों और चाहे हमारा अपना अनुभव हो, तो वो तो सब कुछ इसको गलत सिद्ध करता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसका एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ होता है, जिसको आजकल के कम्युनिटेरियन थिंकर्स कहते हैं कि सिचुएटेड सेल्फ का सिद्धांत, कि हर व्यक्ति किसी सिचुएशन में होता है, उसका एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। इंडिविजुअल को आप डीकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर सकते हैं, संदर्भ से बाहर व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता। उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये सारे कॉन्टेक्स्ट उसको डिफाइन करते हैं। वो खुद नहीं सेल्फ डिफाइन कर, अपने को खुद नहीं परिभाषित करता है, बल्कि उसको परिभाषित करने में इन सब संदर्भों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ईगल ने एक शब्द प्रयोग किया इसीलिए कि इंडिविजुअल जो है वो एक सोशल डिपॉजिट होता है। हमारे अंदर एक पूरे समाज का निवास होता है, पूरी संस्कृति हमारे अंदर बसती है, क्योंकि जो कुछ भी हम हैं उसके स्वरूप को निर्धारण करने में समाज की, संस्कृति की, भाषा की, इन सब चीज़ों की और भी चीज़ों की, हमारे परिवार की, हमारे देश की, इन सब की बहुत, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों की, हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, ये सब मुझको डिफाइन और डिटरमिन करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। मेरी अपनी भूमिका तो अपने को परिभाषित या अपने को तय अपने बारे में कुछ भी करने में थोड़ी होती है, लिमिटेड होती है। मेरा अपना जो रोल है अपने को परिभाषित करने में वो है, लेकिन बहुत लिमिटेड। तो जब व्यक्ति इसलिए व्यक्ति को इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्शन होगा इंडिविजुअलिटी का। जो सच्चाई है वो ये है कि हमारा जो सेल्फ है वो एम्बेडेड सेल्फ है, सिचुएटेड सेल्फ है, वो अनइनकम्बर्ड सेल्फ नहीं है, जैसा कि लिबरल्स मानते हैं। तो जब आपने व्यक्ति की ही एक भ्रांत धारणा, गलत धारणा स्वीकार कर ली, तो जाहिर है उससे जितने भी डिडक्शंस, उससे जितने भी निष्कर्ष आप निकालेंगे वो सब गलत होंगे, भ्रामक होंगे। और फंडामेंटल जो डिफेक्ट है वो सारी दूसरे कंक्लूजन्स को विशिएट करेगा, दूषित करेगा, और ऐसा हुआ भी। फिर अगर भारतीय दर्शन की दृष्टि से देखिए तो ये तो इंडिविजुअल का ये जो देहात्मवादी सिद्धांत है, ये तो मनुष्य को और पशु में कोई भेद नहीं करता। भारत की दृष्टि से जो लिबरल वर्ल्ड व्यू है, जो लिबरल थियरी ऑफ इंडिविजुअल है, वहाँ तो मनुष्य और पशु बराबर हैं। केवल ये है कि थोड़ा सा आप पशु से ज़्यादा रेशनल होते हैं, रेशनल तो पशु भी होता है, आपकी रेशनलिटी की डिग्री थोड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि भारतीय दर्शन में तो व्यक्ति के वर्टिकल और डायमेंशन तमाम तरह के कॉन्टेक्स्ट माने गए हैं, तमाम तरह के संदर्भ माने गए। भारतीय दर्शन में तो मनुष्य में ब्रह्म का स्वरूप देखा गया, और जो पंचकोश का सिद्धांत है उसमें माना गया कि मनुष्य एक बड़ी जटिल संरचना है। एक उसका स्थूल शरीर है, एक उसका अन्नमय कोश है, एक उसका प्राणमय कोश है, एक उसका मनोमय कोश है, एक उसका
विज्ञानमय कोश है, एक उसका आनंदमय कोश है, और एक उसके अंदर इन सब से आगे जाके एक आत्म तत्व है। ये मनुष्य है। और जैसा कि बर्क ने कहा कि जो हम होते हैं वो केवल आज के संदर्भों से नहीं होते हैं, हमारा इतिहास, हमारा पूर्व जन्म भी हमारे स्वरूप को, हमारे संदर्भों को निर्धारित करता है। पूर्व जन्मों के संस्कार जो हमारे अंदर आते हैं वे भी तो हमें डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, उनसे भी तो हमारा स्वरूप बनता है। तो अब हम देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के स्वरूप के निर्धारण में इतने तत्वों का योगदान हो, वहाँ ये कह देना कि मनुष्य सेल्फ डिफाइनिंग है, सेल्फ डिटर्मिनिंग है, ये कितना चाइल्डिश है, कितना सिंपलिस्टिक है, बच्चों जैसी बात है। और जिस लिबरल आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उस लिबरल आइडियोलॉजी की फाउंडेशन ये है, इंडिविजुअल का ये कॉन्सेप्ट है, जो कि कोई विचारशील व्यक्ति अगर विचार करे तो स्वीकार कर ही नहीं सकता। तो इस फाउंडेशन पर सारा लिबरलिज्म खड़ा है। और फिर जब हम मूल सिद्धांत को लेकर ही भ्रमित हैं, तो फिर दूसरे प्रश्नों को लेकर हम कहाँ स्पष्ट हो सकते हैं, या कहाँ उनका ठीक से उनको समझ सकते हैं, या उनको समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो लिबरलिज्म में ये जन्मजात दोष है, एक बर्थ डिफेक्ट है कि वो इंडिविजुअल की एक बहुत ही भ्रामक धारणा, बहुत ही गलत धारणा हमारे सामने रखता है। पहली बात तो लिबरलिज्म के विषय में ये है। और विभिन्न विद्वानों ने भी इसको जो है वो, जैसे कि लॉक जो बात कहते हैं कि चाइल्ड इज़ बॉर्न सब्जेक्ट ऑफ नो कंट्री और गवर्नमेंट, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी देश या किसी सरकार का निवासी या नागरिक नहीं होता। क्या ऐसा होता है? हम जब जन्म लेते हैं तो किसी देश में ही जन्म लेते हैं, और उस देश की सरकार के अंतर्गत जो समाज बना है उसमें हम जन्म लेते हैं। लेकिन लॉक कहते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ना किसी देश का नागरिक है, ना वो किसी सरकार से बाधित है। तो ऐसा तो होता नहीं। तो ये जो एक, या टॉकविली ने जो बात एक कही, जो कि फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, कंजर्वेटिव थे, लिबरलिज्म की कमियों को पॉइंट आउट करने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, कि लिबरलिज्म ने हर व्यक्ति के मूल चरित्र को बहुत ही छोटा बना के प्रस्तुत कर दिया, कि इंडिविजुअल को डिमिनिश कर दिया। उसकी जो एक व्यक्ति की जो व्यक्तित्व, एक व्यक्ति जिसके अंदर एक विराट संभावनाएं विद्यमान हैं, जिसके अंदर विराट पक्ष विद्यमान है, उस इंडिविजुअल को हमने बिल्कुल डिमिनिश कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये जो इंडिविजुअल का जो रिडक्शन है, ये इंडिविजुअल का रिडक्शन, इसको एक फ्रांस के बड़े दार्शनिक आजकल के हैं, पियरे रोज़ेनबेलन, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लिबरलिज्म के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि ऐसे डीपर्सनलाइज्ड मनुष्य को, डीपर्सनलाइज शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, कि जो व्यक्ति इतना काट छांट दिया गया है, ऐसे डीपर्सनलाइज्ड व्यक्ति के सहारे वो प्रगति और विकास करना चाहता है। ये लिबरलिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और एक लिबरलिज्म के सामने बहुत बड़ा प्रश्न भी है।
Liberalism makes the deep personalization of word a condition of progress and freedom. कि ऐसे डीप पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल के आधार पर, की धारणा के आधार पर वे प्रगति करना चाहते हैं, मनुष्य समाज का विकास करना चाहते हैं, तो ये तो कभी संभव नहीं है। किस प्रकार का विकास होगा इसकी कल्पना की जा सकती है, इसका स्वरूप हम देख भी रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। अब क्योंकि इंडिविजुअल को उन्होंने प्राइमरी माना, मुख्य माना, तो नेचुरली स्वभावतः समाज को वो सेकेंडरी माने, गॉड माने, और वे ये मानते हैं कि जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता। ऐसा इसका दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है, क्योंकि हर व्यक्ति एकाकी है, हर व्यक्ति स्वपर्याप्त है, हर व्यक्ति अपना मालिक स्वयं है। अगर हर व्यक्ति सेल्फ ओनरशिप पर चलता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन पर चलता है, तो फिर दूसरे से हमारा रिश्ता, जिसको कि टॉकविली ने कहा है, अजनबी का ही हो सकता है। वी आर फॉरेनर्स टू ईच अदर। यही एक नेचुरल रिलेशनशिप है। कोई आत्मीय संबंध संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई समाज बनता ही नहीं इसके आधार पर। कोई कम्युनिटी नहीं बनती है, सोसाइटी बनती है। कम्युनिटी वो कि जहाँ पर नागरिक परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हों, एक दूसरे को अपना, एक दूसरे का पूरक मानते हैं। यहाँ तो हर आदमी अपने में परिपूर्ण है, वो पूरक नहीं है किसी का, या दूसरा कोई पूरक नहीं उसके लिए, वो अपने में कंप्लीट है, फुलफिल्ड है, और दूसरा अपने में कंप्लीट है, फुलफिल्ड है। तो उनके बीच जो रिलेशन होगा वो बहुत ही आर्टिफिशियल होगा। ऐसे व्यक्तियों के समूह को सोसाइटी कहा गया, समाज कहा गया। पहले कम्युनिटी शब्द चलता था, ये सोसाइटी इसी लिबरलिज्म का दिया गया शब्द है। आजकल वो थोड़ा और चेंज होकर सिविल सोसाइटी हो गया, नागरिक समाज। तो लिबरलिज्म की जो दूसरी मान्यता है वो ये कि समाज जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्योंकि जब सब परिपूर्ण है अपने में, तो उनके बीच जो रिश्ता है वो अनुबंध का ही हो सकता है, सौदेबाजी का ही हो सकता है, क्योंकि हर आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अब यह है कि अपने इंटरेस्ट को पूरा करने में कभी दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, कभी दूसरे से सहयोग लेना पड़ेगा, ये सब चलेगा। लेकिन अब क्योंकि दूसरे लोग जो हैं उनके साथ कोई आत्मीय संबंध नहीं है, तो दूसरों के साथ जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल बनेगा, आर्टिफिशियल बनेगा। नेचुरल लव, नेचुरल अफेक्शन ये नहीं हो सकता, आत्मीयता का भाव नहीं हो सकता है। उग्र व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में कोई कम्युनिटी का सेंस, कोई संबंधों की आत्मीयता, गहनता, इसके लिए गुंजाइश हो ही नहीं सकती। और लिबरलिज्म इसलिए एक समाज को कृत्रिम मानता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मानता है, कंडीशनल मानता है कि वैसे तो हम अपने में परिपूर्ण है, लेकिन ठीक है, कभी कभी अपने हितों को पूरा करने के लिए हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एसोसिएट हो जाएं, आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे थोड़ी दूर तक, काम निकल जाएगा तो आप अपने रास्ते पर चले जाइए, हम अपने रास्ते पर चले जाएं। क्योंकि वहाँ कोई लास्टिंग, जिसको बर्क कहता है कि वहाँ कोई लास्टिंग रिलेशनशिप्स तो बन नहीं सकती। वहाँ जो भी रिलेशनशिप्स बनेंगी वो कंडीशनल होंगी, सशर्त होंगी, कंटिंजेंट होंगी, यानी कुछ समय के लिए रिश्ते बनेंगे, उसके बाद फिर दूसरों से रिश्ते बनेंगे। फिर इस तरह से सोसाइटी का जो स्वरूप है वो कॉन्ट्रेक्चुअल, कंटिंजेंट,
ट्रांजिटरी, और इसलिए ट्रांजिटरी कि समाज कोई स्थायी संस्था नहीं है, हमने बना ली है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ये मानती है कि समाज को तो हमने बना लिया है, पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाद में अनेक कारणों से आवश्यकता हुई तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों ने बना लिया। और जो चीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल होती है वो जब तक फ़ायदेमंद होगी तब तक वो हमारे लिए उसका महत्व है। जब जब वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी तो हम उसको डिज़ॉल्व कर देंगे। जैसे कि बिजनेस में होता है कि दो लोग पार्टनरशिप करते हैं, जब तक फ़ायदा रहता है साथ साथ चलते हैं, जब पार्टनरशिप में नुकसान होने लगता है पार्टनरशिप डिज़ॉल्व हो जाती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो अनुबंध होते हैं, वो तो डिज़ॉल्वेबल होते हैं, उनको कभी भी आप डिज़ॉल्व कर सकते हैं, कोई एक पार्टी अपनी इच्छा से उनको डिज़ॉल्व कर सकती है। तो इसलिए वो कोई लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बन सकती, कोई स्थायी संबंध नहीं बन सकते। तो इसलिए जो समाज है वो एक कृत्रिम संस्था है। ये एक बहुत ही दोषपूर्ण विचार है। व्यक्ति के अलावा सब कुछ कृत्रिम है उदारवाद की दृष्टि में। सोसाइटी भी कृत्रिम है, धर्म भी कृत्रिम है, या जितने भी दूसरे एसोसिएशंस, रिलीजन भी कृत्रिम है, नेशन भी कृत्रिम है, राष्ट्र भी कृत्रिम है उनके लिए। केवल जो नेचुरल चीज़ एकमात्र है वो है मार्केट, जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बार्गेन करता है और काम करता है। ये लिबरलिज्म का एक बुनियादी विचार है। जबकि हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी और व्यक्ति और समाज का तो एक ऑर्गेनिक रिलेशन है, एक स्वाभाविक संबंध है। हम समाज का निर्माण नहीं करते, हम समाज में जन्म लेते हैं। We do not create society, we do not create state, we are born into state. स्टेट प्री एग्जिस्टिंग है, हमारे आने से पहले भी राज्य था और हमारे जाने के बाद भी राज्य रहेगा। वो एक, जैसा कि बर्क ने कहा कि वो एक पार्टनरशिप है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, यानी वो एक अनवरत संस्था है, एक कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशन है, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, जिसके बिना हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे शरीर के बिना अंग की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और जो कुछ भी हमारी पर्सनालिटी का एनरिचमेंट होना है, जो कुछ भी हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, हित हैं, उनके निर्धारण में भी और उनकी उपलब्धि में भी राज्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो समाज को जो डाउनग्रेड किया या जो निगेट किया उदारवादियों ने, ये भी उनकी दृष्टि का एक बहुत बड़ा दोष है कि जो सोसाइटी है उसके नेचुरल ऑर्गेनिक कैरेक्टर को वो नहीं समझते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विकृति है दृष्टि की कि जो नेचुरल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बर्क कहता है जो नेचुरल एफेक्शंस हैं, आप उन्हीं की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। आप उन्हीं को नहीं मानने से उनको अनरियल कह रहे हैं, उनको अवास्तविक कह रहे हैं। तो ये एक दूसरी समस्या है लिबरल आइडियोलॉजी के साथ। तीसरी बात, जो लिबरल आइडियोलॉजी के केंद्र में जो चीज़ रही है वो मार्केट्स रहे, बाज़ार रहे, पुराने लिबरलिज्म में भी और नए लिबरलिज्म में भी। मार्केट ड्रिवन सोसाइटी, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, मार्केट ड्रिवन रिलेशनशिप्स, ये उनका सेंट्रल आइडिया। हम लोग जानते हैं कि जो लिबरलिज्म की जब उत्पत्ति हुई तो वो इसेंशियली लिबरलिज्म एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन था, क्योंकि उन्होंने
माना 18वीं-19वीं शताब्दी में कि अगर समाज को, एडम स्मिथ की बात को मानते हुए, कि अगर समाज को आर्थिक समृद्धि करनी है, वेल्थ ऑफ द नेशंस का अगर विकास होना है, राष्ट्रों को अपनी अगर संपत्ति बढ़ानी है, तो उनको स्वतंत्र प्रतियोगिता के सिद्धांत पर और राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको पूरी फ्रीडम देनी पड़ेगी, यानी मार्केट्स को पूरी फ्रीडम देनी पड़ेगी। और उनका ये विश्वास था कि इस तरह से जो अर्थव्यवस्था बनेगी और चलेगी, उससे जो राष्ट्रीय समृद्धि है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और जो पूंजीपति हैं उनकी भी समृद्धि बढ़ेगी, और एक अदृश्य तरीके से नीचे के लोगों की भी समृद्धि बढ़ेगी अगर ट्रेड और कॉमर्स को फ्री हैंड दे दिया जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए, मुक्त व्यापार की नीति को अगर अपनाया जाए, तो समाज के सभी तबकों की समृद्धि बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इनविजिबल हैंड है, कुछ मार्केट फोर्सेस होती हैं, उनके कुछ अदृश्य परिणाम होते हैं, और वे अदृश्य परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल पूंजीपति या जो धनी वर्ग है उसकी समृद्धि बढ़ेगी। एडम स्मिथ ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि लिबरलिज्म को कैपिटलिज्म की डिफेंस माना जाता है ना। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कि केवल जो बोर्जुआ है उसकी समृद्धि बढ़ेगी। जब बोर्जुआ की समृद्धि बढ़ेगी तो किसी अदृश्य विधान से, किसी अदृश्य प्रक्रिया से उस समृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। यानी मार्केट फोर्सेस को आप पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दें, तो समाज में आर्थिक समृद्धि तेजी से बढ़ेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, विशेष तौर से राज्य का, ना परंपराओं का, ना रीति रिवाजों का, ना धर्म का, इनका हस्तक्षेप तो ना ही हो। लेकिन मुख्य रूप से, क्योंकि बाधक तत्व उसके पहले जो मर्केंटिलिज्म था उसमें राज्य रेगुलेट करता था ट्रेड और कॉमर्स को, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को वो अपनाता था, तो उसने कहा कि भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य के नियंत्रण से अगर व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र मुक्त हो जाए तो फिर बहुत समृद्धि आएगी, बहुत तेज़ी से राष्ट्र की संपत्ति का विकास होगा, और फिर इससे व्यक्तिगत स्तर पर भी संपत्तिशाली लोग हो जाएंगे। तो ये जो मार्केट एक सेंट्रल आइडिया है, आज 20वीं शताब्दी के नव उदारवाद में इसको हम लोग बाजार कहते हैं। अब इसमें परिणाम ये हुआ कि वो तो खैर आई कि नहीं आई ये तो कहना मुश्किल है, और हम लोग भली प्रकार से जानते हैं। जिसको उन्होंने इनविजिबल हैंड कहा, बाद में उसको हेक ने स्पॉन्टेनियस ऑर्डर कहा कि नहीं, को स्वाभाविक तरीके से प्रकृति कुछ ऐसा स्पॉन्टेनियस तरीके से ये सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, उसको किसी रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उसमें किसी को इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं, इसको अपने ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा चलता रहेगा। इसको हेक ने स्पॉन्टेनियस ऑर्डर कहा। आजकल इसको ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहते हैं कि अगर समृद्धि आएगी ही आएगी मार्केट को अगर आप खुला छोड़ दें, और उसके लाभ फिर नीचे तक पहुंच जाएंगे। पहली बात तो ये है कि व्यावहारिक रूप से हम जानते हैं कि कैपिटलिज्म कितनी बड़ी दुर्दशा का कारण रहा है। ये हमने 19वीं शताब्दी में भी देखा, 20वीं शताब्दी में देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बराबर संकट आते रहे, मार्केट को आपने अपने ऊपर छोड़ दिया तो ये भी हमने देखा। पूंजीवाद का इतिहास नियमित रूप से संकटों के आने का इतिहास रहा। अभी कुछ ही वर्ष पहले 2007-8 में एक बहुत बड़ा संकट आया, और उसके पहले भी बार बार छोटे और कभी बहुत बड़े संकट आते रहे। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटिव नहीं होता।
और आज का जो पूंजीवाद है जितना जटिल हो गया है, आज की अर्थव्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि उसको रेगुलेट करने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, और वो राज्य के अलावा और कौन हो सकता है। और इसलिए 2007 और 8 के संकट के बाद ये उदारवादी देशों में ये आवाज़ उठी कि भाई राज्य के रोल को बढ़ाइए, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो हमेशा सही दिशा में ही जाएंगी, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं। वे कभी सही दिशा में जाएंगी और कभी भटक जाएंगी और कभी बिल्कुल गलत दिशा में चली जाएंगी। इसलिए मार्केट सेल्फ रेगुलेटिव रहेंगे तो ठीक रहेंगे, ऐसा उनकी जो धारणा है वो ना तो व्यवहार में सही प्रमाणित हुई और ना वो सिद्धांत ही सही है कि अगर दूसरी चीज़ों में हमें, छोटी छोटी चीज़ों में हमें रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इतने बड़े बड़े मार्केट्स, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट्स को हम अपने ऊपर छोड़ दें, उनके अपने लॉजिक पर छोड़ दें, उन फोर्सेस को हम पूरी फ्रीडम दे दें, तो ये तो कैसे माना जा सकता है कि सब चीज़ ठीक से चलती रहेगी, और वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स इकनॉमी में जो कि आजकल की हो गई है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद उसमें और जटिलताएं पैदा हो गई। तो एक तो समस्या ये है कि जो मार्केट की सॉवरेंटी की बात लिबरलिज़म और न्यू लिबरलिज़म करता है, तो वो उतनी ही ऑप्रेसिव हो सकती है जितनी किसी डिस्पॉट की सॉवरेंटी ऑप्रेसिव हो सकती है। मार्केट भी डिस्पॉट की तरह बिहेव करता है और करता रहा है, इसलिए उसके ऊपर भी अंकुश लगाना आवश्यक है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो मार्केट को बड़े एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। एडम स्मिथ ने कहा कि जो बाज़ार है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें ये आइडिया तो बहुत स्पष्ट हो गया। ग्लोबल मार्केट का विचार आजकल चलता है, यानी मैन और गुड्स का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, कैपिटल का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, और यही सबसे अच्छा तरीका है। ये आज माना जाता हो, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने ये बात एक्चुअली कही है कि जो बाज़ार होते हैं वो विश्वव्यापी होते हैं, वो किसी एक देश के अंदर नहीं होते, और ना उनको एक देश की सीमाओं के अंदर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसलिए वो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का भी विरोधी है। वो कहता है कि मार्केट जब तक इंटरनेशनल नहीं होंगे तब तक वे पूरी शक्ति, पूरी क्षमता और पूरे प्रभाव के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए नेशन के आइडिया को भी वो रिजेक्ट करता है कि जो मार्केट की कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती, ऐसा एडम स्मिथ कहता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अनुभव ये बताता है कि जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर भी हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, जिसको कि उदारवादी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। मार्केट को भी एब्स्ट्रैक्शन में वो देखते हैं और एनालाइज करते हैं, जैसे वो इंडिविजुअल को एब्स्ट्रैक्शन में देखते हैं और एनालाइज करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मार्केट्स जो होते हैं वे भी डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर, उनकी वर्किंग्स, उनके प्रोसेसेस तमाम हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल फैक्टर्स से प्रभावित और निर्धारित होते हैं। इसलिए ये भी नहीं माना जा सकता है। और जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की जो सबसे बड़ी आलोचना की जाती है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने एक कल्चरल होमोजेनिटी पैदा कर दी है, क्योंकि जब आपने मार्केट्स को ग्लोबल मान लिया तो फिर और एक तरह की, अगर आप उससे एक इकोनॉमिक होमोजेनिटी पैदा करेंगे तो उस इकोनॉमिक होमोजेनिटी से फिर कल्चरल होमोजेनिटी भी पैदा हो जाएगी।
तो ये जो पक्ष है, इसको उदारवादियों ने और नव उदारवादियों ने नज़रअंदाज किया है, और ये भी उनके चिंतन का एक बहुत बड़ा दोष है। फिर उदारवादी दृष्टि में हर जीवन के हर क्षेत्र में मार्केट एक्सचेंज के मॉडल को लागू कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है उदारवाद और नव उदारवाद, यानी वो जीवन के सारे क्षेत्रों का कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं, व्यापारीकरण कर देते हैं, व्यवसायीकरण कर देते हैं। केवल अर्थव्यवस्था केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। अर्थव्यवस्था के जो तौर तरीके हैं वे जीवन के, या बाज़ार के जो तौर तरीके हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और समाज, पूरा समाज ही एक मार्केट बन जाता है। जैसा कि जो समीक्षक हैं उन्होंने कहा है कि इस उदारवादी नव उदारवादी प्रभाव में क्या हुआ है कि परिवार एक बिजनेस एंटरप्राइज बन के रह गया। परिवार की जो संस्था है वो इस तरह से चल रही है जैसे कि फैमिली ना हो, बल्कि कोई छोटा बिजनेस एंटरप्राइज हो। जो रिलेशंस हैं वे भी कंपटीशन और बार्गेन के हो गए हैं, जैसा कि बाज़ार में होता है। जो सोशल रिलेशंस हैं वे भी इसी प्रकार के हो गए हैं। हमारा जो राजनीतिक जीवन है उसका भी, उसके ऊपर भी बाज़ार की शक्तियों का इसलिए प्रभाव हुआ है, इस तरह से हुआ कि जो हमारा वोट है वो भी ख़रीदा और बेचा जाने लगा है। वोट की भी एक कमर्शियल वैल्यू हमने समझ ली है, और उस कमर्शियल वैल्यू को पार्टीज़ भी समझती हैं, और जिसका वोट होता है, जो वोटर होता है, वो भी अपने वोट की कमर्शियल वैल्यू समझता है, जिससे कि पॉलिटिकल करप्शन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। तो ये हुआ। इसी तरह से जो हमारे धर्म का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, सब जगह कमर्शलाइजेशन पैदा हो गया। जो गुरु शिष्य के संबंध हैं वे भी इसी बार्गेन पर या इसी कमर्शियल रिलेशनशिप्स को रिपीट करने लगे हैं, उनको रिफ्लेक्ट करने लगे। तो उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टि ने पूरी सभ्यता को बाजार बना दिया, और ये बात अब हम अनेक स्रोतों से सुनते हैं, ये कोई अब अनसुनी बात नहीं रहेगी। ये एक सबसे बड़ा खतरा है कि जब किसी भी समाज में इकोनॉमी को, मार्केट को, ट्रेड कॉमर्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और वही साध्य बन जाएगा, तो फिर उसके प्रभाव से जीवन के सभी पक्षों का कमर्शलाइजेशन होना स्वाभाविक है। जिसको गोल्ड स्मिथ ने कभी कहा, इंग्लैंड के बड़े कवि हुए, कि कॉमर्स सेटल्स ऑन एवरी ट्री, कि हर कोने में, हर जगह आपको व्यापारी होता दिखाई पड़ता, घर में भी, घर से बाहर भी, समाज में भी, शिक्षा संस्थाओं में भी, राजनीति में भी, सभी जगह ऐसा लगता है कि जैसे सब जो हैं वो बाज़ार बन गए हैं और वहाँ पर बार्गेनिंग हो रही है वहाँ पर। तो वो जो वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ हैं, जो एजुकेशन की वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वैल्यूज़ का स्थान प्राइस ले लेती है। जीवन के आदर्शों का स्थान कीमत ले लेती है। आइडियल्स और वैल्यूज़ जो हैं वो सब धीरे धीरे प्राइस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो पूंजीवाद है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, और वो इस तरह से बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है। तो फिर जो विचारकों का ऐसा मानना है कि जो पूंजीवाद है वो एंटी पॉलिटिकल है, क्योंकि जो उदारवादी दृष्टिकोण है
उसमें हर व्यक्ति अपने राइट्स, अपनी लिबर्टी, अपने इंटरेस्ट के लिए सोचता है। यानी लिबरलिज्म आपको सेल्फ सेंट्रिक बनाता है, जबकि हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, सिटीजनशिप पर आधारित है, जहाँ पर लोगों के अंदर एक बड़ा आत्मीय संबंध हो, लोग देश को और समाज को अपना मानते हों, अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हों। यानी वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं है, वो एक ऐसा रिलेशन है कि जैसे कि देश के साथ हमारा माँ का और पुत्र का संबंध होता है। तो वो जो रिपब्लिकन जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आजकल 20वीं शताब्दी में भी बहुत एम्फेसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिक्स का जो रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिक्स जो है वो पार्टिसिपेशन है, इंगेजमेंट है। हाना आरेंट कहती हैं कि जहां आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को किनारे रख के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सामने आते हैं, पब्लिक आइडियल्स के लिए सामने आते हैं और उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो लिबरलिज्म के अंदर तो इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए वहाँ पर राजनीति का तो कोई स्थान रह ही नहीं जाता। इसलिए लिबरलिज्म के बारे में कहा जाता है कि इसेंशियली इट इज़ एन एंटी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए जो पब्लिक स्फीयर की महत्ता है, जो देश की महत्ता है और देश को और समाज को अपने से श्रेष्ठ मानने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि तो उदारवाद पैदा ही नहीं करता। जो फ्री फ्लोटिंग इंडिविजुअल्स हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं, वो कैसे किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सोच सकते हैं? इलॉजिकल होगा ऐसा कहना, पैराडॉक्सिकल होगा, क्योंकि वो तो हमेशा अपने मनुष्य का जो मूल सब उसकी संरचना है, जैसा कि उदारवाद मानता है, उसमें तो उसको केवल अपने प्राइवेट इंटरेस्ट, अपने प्राइवेट प्लेजर, इसके लिए उसके लिए सबसे जो हाई प्रायोरिटी है वो इसके लिए है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो अगर बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं तो फिर पब्लिक लाइफ का क्या होगा, पॉलिटिकल लाइफ का क्या होगा? क्योंकि पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ सेक्रीफाइस डिमांड करती है कि आप सेल्फ को किनारे रख के सोसाइटी को, नेशन को, पब्लिक लाइफ को उच्चतर माने। तो इसलिए जो लिबरलिज्म है वो पॉलिटिक्स का निगेशन है, और पॉलिटिक्स का निगेशन होने के साथ साथ वो स्टेट का भी निगेशन है, क्योंकि पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो राज्य के ही संदर्भ में आती है। और इसलिए जो लिबरल्स हैं उनके बीच इसी बात को लेकर बड़ी बहसें होती रही हैं कि और कम कैसे कर दिया जाए राज्य की भूमिका को, और ज़्यादा कैसे इसमें कटौती कर दी जाए, कि स्टेट को कितना मिनिमाइज किया जा सकता है। ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न रहा। स्टेट का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप तो व्यक्ति और समाज के जीवन में अच्छा नहीं होता, और ना विचारकों ने इसको माना भी है। लेकिन स्टेट को आप केवल एक एजेंट की भूमिका में पहुंचा दें, या केवल आप उसको एक एम्पायर की भूमिका में पहुंचा दें, या उसको केवल आप एक स्पेक्टेटर की, दर्शक की भूमिका में रिड्यूस कर दें, ये भी राज्य की महत्ता के साथ अन्याय है। इसलिए एक बहुत बड़ा असंतुलन लिबरलिज्म में दिखाई पड़ता है राज्य की भूमिका को लेकर। बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग स्टेट अच्छा नहीं होता, और वो हमें टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ले जाता है। लेकिन राज्य को मिनिमाइज इतना कर दीजिए कि राज्य वन ऑफ द मैनी इंस्टीट्यूशंस बन जाए,
ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेट का एक सेंट्रल रोल तो जीवन में है ही। स्टेट जो है वो सभी, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा उदारवाद में कि बाकी संस्थाओं की तरह एक राज्य भी है, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती। राज्य की एक विशिष्ट स्थिति है अन्य सामाजिक संस्थाओं की तुलना में, और इस विशिष्टता का एक कारण है। राज्य एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। राज्य गुड लाइफ की कंडीशन है, सदजीवन की शर्त है। राज्य केवल एक कंपटीशन को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के जितने हायर एंड्स हैं, उच्चतर लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने की पूर्व पीठिका है, उसकी बैकग्राउंड है। तो इसलिए राज्य को देखने की दृष्टि जो उदारवाद की है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। राज्य की जो मेजेस्टी है, उसको आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेट इज़ नॉट वन ऑफ द मैनी सोशल इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन विच हैज़ ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सिटीजन्स। इसका एक विशेष दायित्व है। तो ये भी फिर जो उनका जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो उनका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो व्यक्ति की उनकी धारणा है वही जिस प्रकार की निगेटिव है, तो इसलिए वो स्वतंत्रता और अधिकार के प्रश्न को नितांत व्यक्तिवादी दृष्टि से देखते हैं। इसको लेकर लिबरल आइडियोलॉजी के अंदर भी बहस हुई है कि फ्रीडम को, लिबर्टी को किस तरह से देखा जाए। तो स्वतंत्रता जो है वो भारतीय दृष्टि से देखिए तो स्वतंत्रता तो इस धरती पर मोक्ष का भौतिक स्वरूप है। मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है लिबरेशन, उसी लिबरेशन को हम इस जगत में जब अपने संबंधों में प्रयोग करते हैं तो उसका सम्यक स्वरूप निभरता है। स्वतंत्रता जो, जिसको कि ग्रीन ने कहा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मतलब यह है कि स्वतंत्रता एक गुण होना चाहिए जो कि हमको हमारी मर्यादाओं का ज्ञान कराए, मर्यादाओं के अनुसार आचरण करने में हमारी स्वतंत्रता है, जिसको कई लोगों ने, लिबरल्स ने कहा लिबर्टी विद इन लॉ। तो बहुत सारे लिबरल जो हैं वो लॉ वगैरह को सेकेंडरी मानते हैं, स्टेट को सेकेंडरी मानते हैं। उनके लिए जो फ्रीडम है, ख़ास तौर से जो लिबर्टेरियंस हैं, वो तो एक्सट्रीम लिबर्टी की बात करते हैं। वो तो कि किसी तरह की लिमिटेशन को लगाने के पक्ष में नहीं है स्वतंत्रता के ऊपर। तो ऐसी स्वतंत्रता तो एब्स्ट्रैक्ट फ्रीडम है, एब्स्ट्रैक्ट लिबर्टी, जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता। समाज में तो स्वतंत्रता का उपयोग मर्यादाओं और नियमों के तहत ही हो सकता है, और जब स्वतंत्रता मर्यादाओं और नियमों के तहत प्रयुक्त की जाती है तो व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। अन्यथा जो बिना रिस्ट्रेंट के, बिना बंधन वाली जो स्वतंत्रता होती है, वो तो व्यक्ति के लिए भी पतनकारी है और समाज के लिए भी पतनकारी है। एब्स्ट्रेंट ऑफ रिस्ट्रेंट वाली जो बात है कि फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो एब्सेंस ऑफ जीवन में तो बहुत अपने विकास के लिए बहुत सारे बंधनों और मर्यादाओं को मानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे बंधन पॉजिटिव होते हैं, कुछ बंधन नेगेटिव हो सकते हैं, उनसे बचना, उनसे आप अपने को मुक्त कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे बंधन पॉजिटिव होते हैं, आवश्यक होते हैं, बिना उनके आप अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। तो लिबर्टी को लाइसेंस में रिड्यूस नहीं करना चाहिए।
और लिबरल थियोरी में ये ख़तरा बार बार, पहले मिल ने इस तरह की बात कही और आजकल नॉजिक वगैरह इस तरह की बात कर रहे हैं। बार बार ये सवाल पैदा होता रहा है कि लिबर्टी क्या है, और बार बार लिबर्टी को निगेटिव तरीके से डिफ़ाइन करने का, कंसेप्चुलाइज करने का काम होता रहा। तो इसलिए उनका जो फ्रीडम का, जो राइट्स का, कि राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन बिना ऑब्लिगेशन के, और शायद उनके लिए ज़रूरी है, लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल ही सब कुछ है तो वो केवल राइट्स की बात करेगा, वो ऑब्लिगेशन की बात क्यों करेगा? अगर सोसाइटी आर्टिफिशियल है, सेकेंडरी है, या दूसरे जितने भी एसोसिएशंस हैं वो सब सेकेंडरी हैं, तो ड्यूटी का सवाल कहाँ उठता है? ड्यूटी का सवाल तो वहाँ उठता है कि जब आप ये माने कि ये सारे जो एसोसिएशंस हैं, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और मेरे अस्तित्व की प्री कंडीशन है, पूर्व शर्त है, तब ड्यूटी का सवाल पैदा होता है। लेकिन लिबरलिज्म में जिस तरह से इंडिविजुअल को देखा गया और जिस तरह से दूसरे सामाजिक संस्थाओं को देखा गया, तो इसलिए उसमें वो राइट्स के अलावा ड्यूटी की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन ये तो बहुत ही दोषपूर्ण दृष्टिकोण होगा। इसलिए ये भी एक पक्ष है कि उनका जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, उनका जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत ही इल्यूजरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, फॉल्स है। उस तरह की फ्रीडम या उस तरह की राइट्स व्यवहार में तो एग्जिस्ट ना करती है, ना कर सकती है। और अगर हम उसको उस तरह से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी अनार्की पैदा हो जाएगी, अराजकता को पैदा होने में देर नहीं लगेगी। फिर एक लिबरल आइडियोलॉजी की एक हाइपोक्रेसी, एक पाखंड का भी उल्लेख विद्वानों ने किया, और वो पाखंड ये है कि बात तो वो स्वतंत्रता की करते हैं, बात तो वो प्रगति की करते हैं, बात तो वो ये करते हैं कि हर मनुष्य बुद्धिमान होता है। लेकिन हमने इतिहास में ये भी देखा है, पिछले 200-250 वर्षों के इतिहास में, कि इसी लिबरल आइडियोलॉजी के प्रतिपादक देश नस्लवाद का भी खूब प्रयोग करते रहे हैं, और साम्राज्यवाद के भी वे का भी उन्होंने खूब प्रयोग किया है। उन्होंने रेशिज्म और इम्पीरियलिज्म दोनों को सपोर्ट किया है। सपोर्ट ही नहीं किया है, उसको एक्सपेंड किया है, सारी संसार पर अपनी साम्राज्य स्थापित किया है। हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि इंग्लैंड लिबरलिज्म का केंद्र है, वहाँ से उदारवाद का जन्म माना जाता है, फ्रांस भी और भी दूसरे देश। लेकिन इन देशों ने एशिया अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाने में कोई कमी नहीं रखी। अपने स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता के अपहरण करने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। तो ये जो लिबरल यूनिवर्सलिज्म है, ये एक हाइपोक्रेसी है, एक पाखंड मात्र है। फिर नस्लवादी भी रहे, रेसिस्ट आउटलुक भी इनकी रही है। क्योंकि आप चाहे मिल को पढ़िए, जो कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, या मॉन्टेस्क्यू को पढ़िए, या और भी 20वीं शताब्दी के कई विचारक रहे हैं जिन्होंने एशिया के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को बहुत अंडररेट किया है, उनकी क्षमताओं को, और उसके ऊपर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं, उनके चरित्र को लेकर, उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर, उनकी सभ्यता को लेकर। और फिर जब उन्होंने कह दिया कि हम जो अपना साम्राज्य स्थापित करने निकले हैं, तो संसार को सिविलाइज करने के लिए हम निकले हैं, सिविलाइजिंग मिशन पर निकले हैं, तो इसका मतलब है कि वे अपने को सभ्य मानते हैं और संसार के दूसरे राष्ट्रों को, दूसरी संस्कृतियों को असभ्य मानते हैं। तो
ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स लिबरल आइडियोलॉजी के साथ है कि एक तरफ तो वो बुद्धिवाद के प्रतिपादक हैं, स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं, स्वशासन के प्रतिपादक हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने विश्व में नस्लवाद और साम्राज्यवाद को फैलाने का काम किया। फिर एक फ्रीडम ऑफ प्रेस का सवाल भी उठता है, जिसको कि हेबरमास ने ख़ास तौर से एम्फेसाइज किया है। ये माना जाता है कि लिबरल आइडियोलॉजी जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बहुत महत्व देती है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टूल होता है सत्ता को नियंत्रित करने का। और शुरुआत जो हुई यूरोप में समाचार पत्रों की, जिसको कि हेबरमास ने जिसको अपनी रचनाओं में पॉइंट आउट भी किया है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक पब्लिक स्फीयर इमर्ज करता है, और उस पब्लिक स्फीयर को बनाने में बहुत सारे जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र निकालने शुरू किए, जिसमें वो सरकार की आलोचना करते थे, सरकार को सुझाव देते थे, और इस तरह से प्रेस ने एक बहुत बड़ी भूमिका सरकार को नियंत्रित करने में निभाई। लेकिन आज हम जबकि न्यू लिबरल एज में है, और इसके पहले भी हम देखते रहे हैं कि प्रेस जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का के चंगुल में चला गया। यानी जो बात हेबरमास ने कही कि पब्लिक स्फीयर को प्रमोट करने में या गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में प्रेस ने जो भूमिका 19वीं शताब्दी में निभाई थी, अब वो कहता है कि जो पब्लिक स्फीयर है उसका कॉलोनाइजेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वही प्रेस जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट हैं, उनका इंस्ट्रूमेंट बन गई है, और एक तरह से अब वो पब्लिक स्फीयर को प्रमोट नहीं करती है, बल्कि पब्लिक स्फीयर के लिए खतरा पैदा हो उसने कर दिया। तो ये भी एक पक्ष है लिबरल आइडियोलॉजी का कि जो उदारवादी विचारधारा के प्रारंभिक दौर में हमें प्रेस की भूमिका को लेकर जो उनका दृष्टिकोण रहा, वो दृष्टिकोण अब पूरी तरह से बदल चुका है, और इसमें एक बहुत बड़ी विकृति आ चुकी है, और वो भी एक लिबरल आइडियोलॉजी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न भी है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। और हेबरमास ने इसको अपनी रचनाओं में बड़ी प्रमुखता से उठाया। तो इस प्रकार से जो प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की महत्ता का जो प्रश्न है, जो कि लिबरल आइडियोलॉजी का एक सेंट्रल कंसर्न रहा है, वो भी डगमगाता नज़र आता है, क्योंकि आज हम इस न्यू लिबरल एज में देखते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है और जो बड़े बड़े मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, एमएनसीज़ हैं, वो जिस तरह से मास मीडिया को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं, और जिस तरह से एक अपसंस्कृति का प्रसार प्रचार करते हैं, और इस प्रकार से अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए जीवन की किसी भी श्रेष्ठ वस्तु को, जीवन की किसी भी पवित्र वस्तु को के साथ छेड़छाड़ करने में संकोच नहीं करते। ये भी एक उदारवाद और नव उदारवादी दृष्टिकोण के विरोधाभास को या उनके अंतर्द्वंद को प्रकट करता है। ख़ास तौर से जब से टेक्नोलॉजी आई, जब से एक साइबर एज आई, तब से ये संकट बुरी तरह से बढ़ चुका है। और जैसा कि हेबरमास ने कहा कि इस सब का परिणाम टेक्निसाइजेशन ऑफ लाइफ हो रहा है, यानी
संपूर्ण जीवन ही मशीनी बनता चला जा रहा है। इसको वो कॉलोनाइजेशन भी कहता है कि कैसे जीवन का उपनिवेशीकरण हो रहा है। मतलब यह है कि किस तरह से हम लोग सामान्य नागरिक और उसमें से चाहे कितने भी प्रबुद्ध लोग हों, वो इस माया जाल में फंसे हुए हैं, उसके शिकार हैं और उसके जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क से वो बाहर आकर ना विचार कर सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। तो ये जो पक्ष है उदारवादी विचारधारा का, जो कि आज विश्व भर में चिंता का विषय बना हुआ है, उसका भी हमें, उसकी भी महत्ता को हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसने हमारे सामने उसी तरह से एक इल्यूज़न पैदा की या एक फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा की, जैसा कि मार्क्सवाद ने किया। दोनों ही विचारधाराएं हमको एक बड़े सीमित भौतिक परिदृश्य में रखकर, परिवेश में रखकर देखने का काम करते हैं और मानवीय जीवन का जो विराट विस्तार है, मानवीय पुरुषार्थों के जो विभिन्न आयाम हैं और जो विभिन्न चरण हैं, उन सब को दोनों ही विचारधाराएं उत्पादन और उपभोग में जाके समेट देती हैं। और स्वाभाविक है कि जो साम्यवादी देश रहे वे भी उतने ही कंज्यूमरिस्ट थे, उतने ही उपभोगवादी थे जितनी कि लिबरल सोसाइटीज़ कंज्यूमरिस्ट हैं, उपभोगवादी। उपभोगवाद का अबाध रूप से बढ़ना दोनों विचारधाराओं के नितांत भौतिकवादी होने का सबसे प्रबल प्रमाण है कि जहाँ हर चीज़ एक कंज्यूमर आइटम बन गई है, मार्क्स ने जिसको कहा कमोडिटी बन गई है। शिक्षा भी, संस्कृति भी, संबंध भी, व्यक्ति भी, सभी चीज़ों का कमोडिफिकेशन हुआ है। मार्क्स ने ये बताया कि ये कैपिटलिज्म में होता है, तो वो हुआ है और अब वो बड़े उग्र रूप में दिखाई पड़ता है। और ये है कि ये कमोडिफिकेशन केवल लिबरल सोसाइटीज़ में नहीं हुआ, ये जो सोशलिस्ट सोसाइटीज़ हैं या थीं उनमें भी इसी तरह से कमोडिफिकेशन हुआ, उसमें भी इसी तरह से जो सभी चीज़ें प्रोडक्शन कंजम्पशन में रिड्यूस हो गई। इसलिए ये हमारे युग के लिए, एक हमारी सभ्यता के लिए बड़ा प्रश्न है कि जिन दो बैसाखियों को लेकर हमने अपनी जीवन यात्रा को तय करने का संकल्प किया, उन बैसाखियों ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। इस पक्ष, इन सभी पक्षों के ऊपर फ्रांस के एक बड़े विचारक हैं चार्ल्स पिगू, उन्होंने इस सारे पक्ष को बड़े सुंदर तरीके से अपनी पुस्तक में व्यक्त किया है और उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। All the degradations of modern world, all lowering of standards, all debasement of values comes from the modern world regarding as negotiable the values that ancient and Christian worlds regarded as non-negotiable। चार्ल्स पिगू कहते हैं कि यूरोप के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जैसा कि प्राचीन यूनानी सभ्यता में या ईसाई सभ्यता में जिन चीज़ों को, जिन संबंधों को, जिन संस्थाओं को बड़ा पवित्र माना गया,
वो शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉन नेगोशिएबल, यानी बड़ा पवित्र माना गया। उन सभी संस्थाओं को इस विचारधारा के प्रभाव से वो सभी संस्थाएं अब नेगोशिएबल बन गई हैं, यानी बार्गेन की चीज़ें बन गई हैं, फ़ायदे नुकसान की चीज़ बन गई हैं। जैसे कि बाज़ार में हम केवल फ़ायदे नुकसान के लिहाज से चीज़ों को देखते हैं। किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी संबंध के प्रति, किसी भी आदर्श के प्रति कोई श्रद्धा का भाव, कोई पवित्रता का भाव नहीं है, बल्कि हर चीज़ एक बार्गेन के परिधि में आ गई है। तो नतीजा क्या हुआ कि जो आधुनिक संसार है इसका डिग्रेडेशन हुआ है, इसका तेज़ी से पतन हुआ है। स्टैंडर्ड्स यानी जो जीवन के प्रतिमान हैं वो बहुत गिरते चले जा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो दिनों दिन लोअर हो रहे हैं, गिर रहे हैं। जीवन के जो जीवन के मूल्य हैं, आदर्श हैं, वे कुचले जा रहे हैं, उनका डिबेसमेंट हो रहा है। और केवल जो मार्केट फोर्सेस हैं और जो मार्केट फोर्सेस के तौर तरीके हैं वो सारे जीवन में व्याप्त हो रहे हैं। इसलिए मार्क्सवाद हो या उदारवाद, ये वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।